आज उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। डिनर के बाद तन्वी और नैना म्यूजिक लगाकर डांस करने लग गईं। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं सीधी या उल्टी चलूं। नाचते नाचते तन्वी ने जब रमेश और नैना के चेहरे की खुशी देखी तो उसकी आंखें भी नम हो गई और वो बड़बड़ाई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात 11 बजे ऋषभ ऑफिस के बाद सीधा एक बिल्डिंग में पहुंच गया जो अभी बन रही थी। वो लिफ्ट होते हुए भी सीढ़ियों से चढ़ते हुए उस बिल्डिंग के 20वें माले पर पहुंच गया। इतना ऊपर चढ़ना उसके लिए आम बात थी, उसे लिफ्ट की भी जरूरत नहीं होती थी। उसे देखते ही वहां मौजूद लोगों ने अपना सिर झुका लिया। ऋषभ ने एक आदमी से पूछा, वो कहाँ है? सर अंदर है। उसने अंदर की तरफ इशारा किया। ऋषभ अंदर पहुंच गया। वहां एक आदमी चेयर पर बंधा हुआ पड़ा था। ऋषभ उसके सामने बैठ गया और ऊंची आवाज में हंसने लग गया। उसने एक आदमी को इशारा करते हुए कहा, इसका मुंह खोलो। उस आदमी ने बंधे हुए आदमी का मुंह खोल दिया। ऋषभ ने अपनी चेयर घसीट कर उसके पास कर ली और बोला, नितिन, तुझे क्या लगा कि तू मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करेगा और मैं तुझे आसानी से जाने दूंगा? नितिन बोला, सर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, आपके रुपए भी लौटा दूंगा। ऋषभ खड़ा हुआ और चलते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपना कोट उतारा और चेयर पर रख दिया। उसके बाद अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर करने के बाद शर्ट के ऊपर के बटन खोल दिए, जिसमें से उसकी भारी भरकम सोने की चेन नीचे उसकी चेस्ट तक जाती दिखाई दे रही थी। उसने अपनी गर्दन की अकड़न निकाली और उंगलियां चटकाने लगा। वो नितिन के पास चलते हुए आया और उसने चेयर पर अपना पैर रख लिया। फिर वो डेविल की तरह हंसते हुए बोला, तुझे क्या लगा कि अब वो पैसा मुझे तुझसे वापस चाहिए? ना, वो रुपया अब तेरे परिवार का है। वो क्या है ना कि अब तू जिंदा नहीं बचेगा तो उन सभी का ख्याल कौन रखेगा? 10 करोड़ रुपया उनकी जिंदगी के लिए काफी है। इसके बाद ऋषभ उसे मारने लगा। नितिन के हर जगह से खून निकल रहा था। नितिन रोने लग गया और बोला, बस एक मौका दे दीजिए, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं भी वही कर रहा हूँ, तुझे दूर ही तो भेज रहा हूँ। ऋषभ ने अपने एक आदमी से कहा, खोल दो इसे। उस आदमी ने उसे खोल दिया। ऋषभ ने उससे रिवॉल्वर अपने हाथ में ले ली और वापस चेयर पर बैठ गया। रिवॉल्वर अपनी उंगली में घुमाते हुए वो बोला, चल अब तू इतना कह रहा है तो मैं तुझे जीने का एक और मौका देता हूँ। नितिन उसके पैर पड़ गया। मुझे माफ कर दीजिए। ऋषभ ने अपना पैर मारकर उसे दूर कर दिया। मैं 10 तक गिनते गिनूंगा, तू बिल्डिंग से नीचे उतरकर भागना शुरू कर। अगर तू सबसे नीचे मेरे 10 गिनने तक पहुंच गया तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। नितिन ने बिल्डिंग की सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना शुरू कर दिया, लेकिन ऋषभ हंसते हुए उसके करीब आता जा रहा था। 1, 2, 3। अभी वो 15वें फ्लोर तक ही पहुंच पाया था कि ऋषभ गिनते हुए उसके पास पहुंच गया और बोला, 10, तेरा टाइम खत्म। ये कहकर वो रिवॉल्वर ताने नितिन की तरफ बढ़ने लग गया। नितिन घबराकर पीछे होता जा रहा था, लेकिन जब वो काफी पीछे पहुंच गया तो उसने पीछे मुड़कर देखा। ऋषभ हंसते हुए बोला, अब पीछे तेरा एक कदम और तो खत्म। उसने नितिन के पैरों के पास थोड़ी दूरी पर गोली मारी। नितिन उससे बचने के लिए पीछे हुआ और बिल्डिंग से सीधा नीचे जा गिरा और उसकी मौत हो गई। ऋषभ आगे चलकर आया और दीवार पर हाथ रखकर नीचे नितिन की लाश को देखते हुए बोला, मुझे धोखा देने वाले हर आदमी का यही हाल होगा। उसके आदमी ने उसे कोट दिया। ऋषभ ने वापस अपनी स्लीव्स नीचे की ओर कोट पहनकर नीचे उतरता जा रहा था। अपनी कार के पास बैठकर वो ड्राइवर से बोला, नंदा मेंशन। उसकी कार सीधा नंदा मेंशन की तरफ चल पड़ी। ऋषभ के आदमी ने उसे कोट दिया।
उसकी कार सीधा नंदा मेंशन की तरफ चल पड़ी। काफी देर बाद मुंबई के एक पॉश इलाके में ऋषभ की कार रुकी। बंगले के बाहर बड़ा सा एक लोहे का गेट था जो बहुत ही स्टाइलिश और भारी था। उसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था नंदा मेंशन। ड्राइवर हॉर्न बजाते जा रहा था लेकिन काफी देर तक गार्ड ने दरवाजा नहीं खोला। ऋषभ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ड्राइवर पूछो क्या हुआ है? जी सर। ड्राइवर गाड़ी से उतरा और जाकर लोहे का बड़ा सा गेट खटखटाने लगा। अंदर गार्ड की आंख लग गई थी। आवाज सुनते ही वो उठा और टोपी ठीक करके भागकर गेट खोलने लग गया। सॉरी सर। ड्राइवर कार में बैठा और गाड़ी अंदर नंदा मेंशन में ले ली। कार के अंदर दाखिल होते ही गार्ड ने सैल्यूट किया और दूसरा गार्ड भागता हुआ आया। ऋषभ ने कहा, ड्राइवर कार रोको। ऋषभ गाड़ी से बाहर आया और उसने एक गार्ड को जोर का तमाचा मार दिया। मैं तुम लोगों को सोने के लिए सैलरी देता हूं ना? दोनों गेट आउट इसी टाइम। दोनों गार्ड्स हाथ जोड़कर माफी मांगने लग गए। ऋषभ ने उन्हें बिना जवाब दिए ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। ऋषभ अपनी कार से उतरा और इससे पहले कि दरवाजा खोलता किसी ने पहले से ही दरवाजा खोल दिया। उसने अंदर कदम रखा तो सामने कादम्बरी नंदा खड़ी थी। कादम्बरी नंदा, ऋषभ नंदा की माँ, उम्र 55 के आसपास और दिखने में अभी भी काफी आकर्षक। एक कादम्बरी ही थी जिससे ऋषभ थोड़ा घबराता था। उन्हें देखकर वो बोला, मम्मी आप अभी तक सोई नहीं और दरवाजा आपने क्यों खोला? सब नौकर मर गए हैं क्या? वो स्टाफ को गुस्से में आवाज लगाने ही लगा था कि कादम्बरी ने उसे रोक दिया। जिस माँ का बेटा रात के 1 बजे तक अपनी शक्ल घर में दिखाता है वो माँ कैसे सो सकती है? ऋषभ, माँ आप जानती है ना कि आपका ये बेटा नंदा इंडस्ट्रीज का सीईओ है। सारा काम मेरे कंधों पर है। कादम्बरी, जानती हूँ लेकिन एक फोन तो कर सकता था। ऋषभ थोड़ा रूखे स्वर में बोला, माँ मौका मिलता है तो मैसेज करता हूँ ना। आपको मेरी नहीं बल्कि मान्यता और करण की चिंता करनी चाहिए जिनका कोई अता पता नहीं होता। कादम्बरी, मुझे मत सिखा ऋषभ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे अपने सब बच्चों के बराबर फिक्र है। ये कहकर कादम्बरी अंदर जाने लगी तो ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऋषभ, सॉरी मम्मी। कादम्बरी रुक गई और बोली, खाना लगवाती हूँ। नाराज हो आप? ऋषभ ने पूछा। नहीं। कादम्बरी खाना लगवा कर चली गई। ऋषभ भी खाना खाकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। नंदा मेंशन एक बहुत बड़ा बंगला और इस एरिया में शायद सबसे महंगा था जिसकी कीमत कई करोड़ों में थी। बड़े बड़े कैंडेलियर्स, आलीशान सोफे, सजावट का कीमती सामान, पेंटिंग, सब कुछ। घर में पूरा स्टाफ था जो घर की देखभाल और रहने वालों का काम करता था। पहला फ्लोर कादम्बरी का था जहां उसका एक शानदार कमरा था। ऋषभ दूसरे फ्लोर पर पहुंच गया जो उसका था जिस पर 3 बेडरूम्स बने हुए थे। ऊपर के 2 फ्लोर उसके भाई करण और बहन मान्यता का था। ऋषभ ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर जाकर लैपटॉप को अपने बिस्तर पर फेंक दिया। ऋषभ का कमरा मास्टर बेडरूम से कम नहीं था। एक किंग साइज बेड लगा हुआ था। सामने की खिड़की समुद्र के ठीक सामने खुलती थी जिसमें एक बालकनी थी। वहां खड़े होकर एक खूबसूरत नजारा दिखाई देता था। ऋषभ के कमरे में कादम्बरी के अलावा किसी को उसकी परमिशन के बिना आने की इजाजत नहीं थी। कमरे के साथ में एक क्लोसेट था। उसमें उसके अनगिनत कपड़े, जूते और एक्सेसरीज रखे थे। वहां एक दरवाजा भी लगा हुआ था। ऋषभ उस रूम में गया और चेंज करके आराम से अपने कमरे में लेट गया। जो ऋषभ दुनिया के लिए क्रूर और एरोगेंट आदमी था वो अपनी माँ कादम्बरी के सामने बस उसका बेटा था जिसके लिए शायद वो कुछ भी कर सकता था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए सौदा प्यार का, सिर्फ MVF प्लेयर पर।